Hello guys and welcome back to our channel We Learn to Grow. Sorry for the yesterday, actually I couldn't do it because of technical issues. So I apologize for the suspension of class unintentionally although, but yes, अभी तक में जो रसायन विज्ञान का हमने जो फर्स्ट क्लास में पढ़ लिया है वो है वर्गीकरण और क्रिस्टलीय और नॉन क्रिस्टलीय जो ठोस होते हैं उनके बारे में हमने पढ़ लिया है। आगे जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है कि इसमें उनके गुणों के आधार पर कैसे कैसे उसमें डिफरेंसेस होते हैं, क्या क्रिस्टलीय जो होते हैं और क्या क्रिस्टलीय अक्रिस्टलीय जो ये होते हैं अमॉर्फस जिसे बोला जाता है, तो उसमें क्या क्या डिफरेंसेस हैं उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। और जैसा कि मैंने कहा था एक टेबल बना के बाकायदा आप लोगों को बताऊंगी सो दैट इट वुड बी ईजियर फॉर यू टू मेमोराइज इट, क्योंकि आपकी जो बुक में चैप्टर दिए गया है वो बहुत ज़्यादा लेंदी दिया गया है ना। तो और उसमें से हर एक चीज़ का आपको लिखना भी नहीं है, ना आपको पढ़ना, ना ही वो क्वेश्चन में आना है। लेकिन अगर आप पॉइंट वाइज उसको याद करते जाएंगे ना तो उसमें जो कॉन्सेप्ट है वो आपका स्ट्रांग होता जाएगा, जो कॉन्सेप्ट का बेस है वो स्ट्रांग होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो फिर तो आप अपने आप से भी सेंटेंसेस बना के लिख सकते हो, है ना, चाहे आप हिंदी मीडियम के हो चाहे आप इंग्लिश मीडियम के हो। इसीलिए इंग्लिश मीडियम वालों को भी हेल्पफुल रहेगा जो अगर वो ग्रामर क्लासेस लेते हैं तो वहां से वो सेंटेंस फॉर्मेशन सीख सकते हैं। यहाँ पे से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और फिर वहां पे आप इंग्लिश में वर्ड्स सेंटेंसेस बना सकते हो, उन्हें यूज कर सकते हो। ठीक है, सो इट्स ऑल अप टू यू। यहाँ पे ज्ञान दे रही हूं मैं, सिखा रही हूं मैं, अगर आप सीखना चाहो यू आर मोर देन वेलकम। ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर सेशन। ओके, क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय गैस ठोसों में अंतर पूछा जा रहा है और यहाँ पे बताया गया है जो चीज वो ये है। ओके, गुण, यहाँ पे जो उसके गुण हैं उसके बेसिस पे क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय के जो पॉइंट्स है, जो चेंजेस होते हैं, हम उन पे अभी डिस्कस कर रहे हैं। ज्यामितीय आकार, ठीक है, जो उसका शेप रहता है वो कैसा रहता है, क्रिस्टलीय का कितना कैसा रहता है, इनका ज्यामितीय आकार निश्चित होता है। हमने ऑलरेडी ये चीज पढ़ चुकी है कि ये निश्चित होता है, इनका शेप चेंज नहीं होगा, ये पर्टिकुलरली उसी शेप के रहते हैं। जबकि अक्रिस्टलीय में क्या होता है, निश्चित नहीं होता है। ठीक है, क्रिस्टलीय में निश्चित आकार होगा, अक्रिस्टलीय में निश्चित आकार नहीं होगा। थोड़ा सा पेन कलर चेंज कर लेते हैं। ओके, नेक्स्ट है अव्ययी कणों की व्यवस्था। इसमें अव्ययी कणों की व्यवस्था क्या होती है, परासी व्यवस्था होती है दोनों में। ठीक है, तो परासी व्यवस्था दोनों में होती है अव्ययी कणों की व्यवस्था के रूप में अगर देखा जाए तो इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं होता है। अगर उसका नेचर यानी कि प्रकृति देखा जाए कि कैसी होती है तो ये वास्तविक ठोस होते हैं, मतलब ये ना रियली आप इनको जब टच करोगे ये रियल में क्या लगेंगे आपको, सॉलिड फील होंगे। ठीक है, ये वास्तविक होते हैं। ये आभासी ठोस या अतिशीतित द्रव हैं, अर्थात द्रवों के भांति बहने वाले। ठीक है, मतलब है कि ये एक्चुअली में जो फॉर्म है आप इसमें जब पकड़ोगे, यहाँ पे आप अगर किसी ठोस को पकड़ते हो तो वहां पे आपको क्या लगेगा कि हाँ ये तो सॉलिड है और वो अपना शेप भी चेंज नहीं करने वाला है। मगर ऐसा अगर आप कोई ठोस चीज पकड़ते हो जो कि अपना शेप चेंज कर सकता है, फॉर एग्जाम्पल वैक्स, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, ये आभासी ठोस होते हैं। हम वैक्स को नहीं कह सकते कि वो सॉलिड में एग्जैक्टली आएगा, क्यों, क्योंकि वो भले ही सॉलिड फॉर्म में है बट इट कैन चेंज इट्स स्टेट। ठीक है, तो ये आभासी यानी कि इमेजिनरी जो होता है, अतिशीतित द्रव है यानी कि द्रवों की भांति इनमें बहने वाली जो प्रकृति होती है उसके बारे में बताया गया। इनकी सिर्फ प्रकृति बता रहा है, ये याद रखिएगा, नेचर बता रहा है यहाँ पे कि उनमें जिस तरह से द्रवों में, लिक्विड में बहने वाली जो नेचर होता है, जो प्रकृति होती है, वो इनमें पाई जाती है। नेक्स्ट चलते हैं, गलनांक यानी कि मेल्टिंग पॉइंट जो होता है, इनका गलनांक निश्चित होता है। ठीक है,
जो अगर हम क्रिस्टली की बात करें तो इनका जो गलनांक होता है वो निश्चित होता है, कोई चेंज नहीं हो सकता। जबकि हमने जो पढ़ा था क्रिस्टली में क्या होता है कि वहां पे एक रेंज दे दिया गया था, है ना। इनका गलनांक निश्चित नहीं होता, ये एक ताप परास पर धीरे धीरे पिघलते हैं, मतलब एक रेंज में जब इसको रखा जाता है तो ये धीरे धीरे करके मेल्ट डाउन होते हैं, ठीक है। तो एक ताप परास पे रेंज ऑफ टेम्परेचर पे जब रखते हैं तब इसका गलनांक तब वो धीरे धीरे पिघलता है, इसलिए इसका गलनांक क्या होता है, निश्चित नहीं होता है। फिर आता है गलन ऊष्मा। गलन ऊष्मा इसमें निश्चित होती है। अगर उसमें जो तापमान, जाहिर सी बात है, अगर आपका गलनांक एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे है तो गलन ऊष्मा भी क्या होगी, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर ही होगा, है ना। गलन ऊष्मा भी तो उतना ही प्रोड्यूस होगी ना, जो मेल्टिंग हीट प्रोड्यूस हो रही है वो उतनी ही होगी जितना उस टेम्परेचर पे हो सकती है। लेकिन अगर यहाँ पे आप एक पर्टिकुलर टेम्परेचर देने के बजाय एक रेंज दे देते हो कि हाँ भाई ये 1 से लेकर 10 तक का है, ठीक है, तो यहाँ पे जो मेल्टिंग हीट होगी वो भी तो इसमें से इसी रेंज में वेरी करेगी ना। वो भी तो हो सकता है कभी कम मेल्टिंग हीट हो, कभी ज्यादा हो। तो जिस तरह से इसका एक रेंज दिया जाता है उसी हिसाब से इसकी जो गलन ऊष्मा होती है उसमें वो कोई भी निश्चितता नहीं होती है, वो एक पर्टिकुलर डिसाइड नहीं कहलाई जा सकती है। नेक्स्ट देख लेते हैं इसमें क्या है, विदलन गुण। जिसका विदलन गुण होता है उसमें क्या है, तेज धार वाले औजार से काटने पर ये सपाट व चिकनी सतह वाले 2 भागों में विभक्त हो जाते हैं, ठीक है। मतलब क्या है कि जो क्रिस्टलीय रहेंगे उनको जब आप 2 पार्ट में काटोगे किसी तेज धार वाले लाइक नाइफ और समथिंग एल्स, तो उसमें क्या होगा, वो बिल्कुल चिकनी और सपाट चीज हो जाएगी। जैसे आप एक्स से, मतलब जो कुल्हाड़ी होती है उससे लकड़ी को काटते हो, ठीक है, एक बार में पूरा सीधा जब उस पर वार करते हो तो वो क्या करते हैं, बिल्कुल सीधे सपाट एकदम कट जाती है ना, एकदम चिकनी और सपाट उसकी जो सतह मिल जाती है हम लोगों को 2 हिस्सों में डिवाइड करने के बाद। तो वो इसकी प्रॉपर्टी है। जबकि अगर अक्रिस्टलीय तो तेज धार वाले औजार से काटने पर ये समान व चिकनी सतह वाले 2 भागों में विभक्त नहीं होते। क्यों? क्योंकि इसमें का जो सॉलिड होगा वो इतना ज्यादा सॉलिड होगा ही नहीं कि वो पर्टिकुलरली 2 भाग में एग्जैक्टली चिकनी सपाट के साथ डिवाइड हो सके। वो कुछ ना कुछ इधर उधर मेल्टिंग की वजह से या शेप चेंज होने की वजह से वो थोड़ा सा तो चेंज हो ही जाएगा, उसमें चिकनी सपाट नहीं मिल पाएगा, ठीक है। तो ये चीज याद रखिएगा कि 2 इसमें जो सतह मिलती है समान व चिकनी सतह वाले 2 भागों में विभक्त नहीं होंगे अक्रिस्टलीय। बात करते हैं दैशिकता की, ठीक है। तो ये विषम दैशिक होते हैं, जैसे कि हमने ऑलरेडी पढ़ा था। क्यों होते हैं? क्योंकि इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो अलग अलग जगह पे काम करता है ना, अलग अलग डायरेक्शन पे अलग अलग काम करता है। तो इसी वजह से इसमें क्या होता है, ये विषम दैशिक होते हैं। उदाहरण के रूप में क्या है, पोटेशियम नाइट्रेट है, ठीक है। पोटेशियम नाइट्रेट यानी क्या हो जाएगा, KNO3, पोटेशियम नाइट्रेट हो गया। बेंजोइक अम्ल हो गया यानी कि बेंजोइक एसिड। कॉपर हो गया, ठीक है, Cu कॉपर। चांदी का क्या होता है बताओ? चांदी और सोने को लेकर मैंने मोस्टली लोगों को कंफ्यूजन देखा है। अब याद रख लेना, अगर गोल्ड की बात होगी तो वो Au होगा, चांदी की बात होगी तो वो Ag होगा, ठीक है। गोल्ड का होगा तो वो क्या होगा, चांदी Au होगा, और चांदी का होगा तो Ag होगा। लोहे का क्या होता है, आयरन, Fe, फेरस बोलते हैं इसका, ठीक है। सो Fe। सोने का क्या होगा, Au होता है, याद रखना। नेफ्थलीन हो गया, क्वार्ट्स हो गया, आदि इन सब के अलग अलग फॉर्मूले हैं। सो इतना ज्यादा इसमें डीप में नहीं जाने की जरूरत है, बट बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए। जैसे पोटेशियम नाइट्रेट है, काफी जगह आपको ये यूज में भी आएगा, काफी जगह आपको ये सुनने भी मिलेगा, तो ये आपको पता होना चाहिए। KNO3 है, यहाँ पे आपको गोल्ड का हो गया, चाहे सिल्वर का हो गया, आयरन का हो गया, कॉपर का हो गया, इनका नाम आपको पता होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कि अक्रिस्टलीय जो होते हैं वो समदैशिक होते हैं। अगेन रीजन इज द सेम कि इसके जो प्रॉपर्टीज होती है लाइक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो वो क्या करते हैं, एक ही दिशा में एक ही तरीके के काम करते हैं, मिलजुल के काम करते हैं, और इसी वजह से ये समदैशिक होते हैं। अब इसके उदाहरण में क्या क्या आता है, कांच आ जाता है, ठीक है, लकड़ी आ जाती है यानी कि वुड,
ठीक है, रबड़ आ जाता है इसमें। अच्छा, ये सब जो चीजें हैं, कांच, लकड़ी, रबड़, चाहे पीवीसी यानी कि पॉलीविनाइल क्लोराइड जो होता है, टेफ्लॉन, इन सबको बनाया जाता है। ठीक है, ये आपको बाकायदे उस रूप में मिल जाएंगे, सॉलिड रूप में आपको मिल जाएंगे, मगर इन्हें क्या करना पड़ेगा, आपको बनाना पड़ता है। ठीक है, ये अपने आप ही बने बनाए नहीं मिलेंगे, ये आपको किसी न किसी रिएक्शन के थ्रू बनाना पड़ेगा। चाहे आप कांच बनाओगे, चाहे लकड़ी बनाओगे, रबड़ बनाओगे, ये जिस शेप में मिलेगा वो लिक्विड या तो फिर अलग से शेप में रहेगा, बहुत ही जिसका कि आप शेप रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते, उसको एक शेप नहीं बोल सकते हो, उस शेप में मिलेगा और उसको आपको तराशना पड़ेगा। ठीक है, चाहे लकड़ी हो गई, रबड़ हो गया, कांच हो गया, ठीक है, पॉलीविनाइल क्लोराइड हो गया, टेफ्लॉन हो गया, रेशा, फाइबर आदि। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या है, ये कहीं ना कहीं से आपको बनानी होंगी, ये याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ओके, क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण। अभी तक में हम लोगों ने क्या किया था, ठोसों का वर्गीकरण हुआ था, जो कि दो पार्ट में हुआ था, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय। अब क्रिस्टलीय ठोसों के कितने वर्गीकरण किया गया है, किस किस हिसाब से किया गया है और कितने टाइप में किया गया है, वो अब देख लेते हैं। यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स है। तो क्रिस्टलीय ठोसों को उनमें परिचालित अंतराण्विक बलों को, यानी कि बलों के आधार पर 4 भागों में बांटा जा सकता है। किसके बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ ऑपरेटिंग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, ऑपरेटिंग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। ठीक है, इसके बेसिस पे कितना 4 पार्ट्स में हम इसे डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, यानी परिचालित अंतराण्विक बलों के आधार पर 4 भागों में बांटा जा सकता है। कौन कौन से हैं वो, आणविक ठोस, जिनको कि हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स कहते हैं। दूसरा है आयनिक ठोस, जिसको कि हम क्या कहते हैं, आयनिक सॉलिड्स कहते हैं। तीसरा है धात्विक ठोस, जिसको कि हम मेटेलिक सॉलिड्स कहते हैं। और सहसंयोजक ठोस, जिसको कि हम कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड्स कहते हैं। ठीक है, जब आपने वैलेंसी पढ़ी होगी हाई स्कूल में या 9th में, तो उसमें आपने वैलेंसी में होने वाले बॉन्ड्स के बारे में पढ़ा होगा, जिसमें आपने कोवेलेंट बॉन्ड भी पढ़ा होगा, है ना। तो उसी से मिलता जुलता, उसी से ही ये वर्ड उठाया गया है, सहसंयोजक ठोस। जब इस तरह का ये डिसाइड किया गया था, तो ये कोवेलेंट एक्चुअली वैलेंसी के बेसिस पे ही उठाया गया था, क्योंकि इसमें वैलेंसी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रही है। आइए देखते हैं कैसे कर रही है इसमें। सबसे पहला जो इसमें वर्गीकरण किया गया है आणविक ठोस का, यानी कि मॉलिक्यूलर सॉलिड का, उस पर हम पहले बात करते हैं। वैसे क्रिस्टलीय ठोस जिनके अव्ययी कण यानी कि अणु, किसकी बात कर रहे हैं, अव्ययी कण यानी कि मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, ठीक है, होते हैं, को आणविक ठोस यानी कि मॉलिक्यूलर सॉलिड कहा जाता है। ठीक है, जिनके जो अव्ययी कण हैं, अणु होते हैं, जो अव्ययी कण के बारे में हम बात कर रहे हैं, जिन अव्ययी कणों से मिलकर एक सॉलिड बना होता है, उसमें जब अणु शामिल होते हैं, जो वो अणु से बना होता है, उसे हम कौन से टाइप का सॉलिड कहते हैं, मॉलिक्यूलर सॉलिड कहते हैं। ठीक है, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स को पुनः 3 भागों में बांटा जा सकता है। ठीक है, अब तक था कि हमने पहले सॉलिड को तोड़ा 2 हिस्सों में, फिर उसके बाद में क्रिस्टलीय को तोड़ा 4 हिस्सों में। अब 4 हिस्सों में जो पहला हिस्सा है, उसको आप फिर से वर्गीकरण कर रहे हैं, कितने हिस्सों में, 3 हिस्सों में हम वर्गीकरण कर रहे हैं। ये है अध्रुवीय आणविक ठोस। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये अध्रुवीय आणविक ठोस, जिसको क्या कहते हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। ठीक है, जिसमें नॉन पोलर से आपको समझ में आ रहा है, जो पोलर होता है मतलब वो सेम डायरेक्शन में रहता है, नॉन पोलर यानी कि अपोजिट डायरेक्शन वाले। ठीक है, तो नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स जो रहते हैं, उनमें सबसे पहला है ध्रुवीय आणविक ठोस, यानी कि पोलर मॉलिक्यूलर, ऑब्वियसली सी बात है, अगर नॉन पोलर
मॉलिक्यूलर सॉलिड्स है तो पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स भी होंगे। एंड लास्टली आता है हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस, जिसमें हाइड्रोजन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रहा है। जो मॉलिक्यूल है उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रहा है हाइड्रोजन। तो ऐसे मॉलिक्यूलर सॉलिड्स जो कि हाइड्रोजन बॉन्डेड रहते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं इसमें। अध्रुवीय आणविक ठोस क्या होते हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, परमाणुओं यथा निम्न ताप पर आर्गन और हीलियम, ठीक है, आर्गन और हीलियम की बात हो रही है, अथवा नॉन पोलर बॉन्ड से बने अणुओं तथा निम्न ताप पर हाइड्रोजन, क्लोरीन और आयोडीन द्वारा बने ठोस को अध्रुवीय आणविक ठोस कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है ये। अगर आपसे कभी भी पूछ लिया जाता है कि अध्रुवीय आणविक ठोस या फिर नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स को आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं, कौन से टाइप की ये सॉलिड्स होते हैं, तो उस पे क्या कहा जाएगा कि जब कम तापमान पे, निम्न ताप लिखा है कि कम तापमान पे आर्गन और हीलियम, अथवा या फिर या तो आर्गन और हीलियम का प्रोडक्ट हो या तो फिर क्या हो, जो नॉन पोलर बॉन्ड से बने हुए अणुओं में, जैसे कि निम्न ताप पर यानी कि कम टेम्परेचर पर ही हाइड्रोजन, क्लोरीन और आयोडीन को मिलाकर जब उसमें कोई ठोस बनता है, कोई सॉलिड फॉर्म किया जाता है, तो उसको क्या कहते हैं, अध्रुवीय आणविक ठोस कहते हैं। ठीक है, क्या है, अध्रुवीय ठोस के परमाणु अथवा अणु वीक डिस्पर्जन फोर्सेस यानी दुर्बल परिक्षेपण बलों या लंदन फोर्सेस यानी कि लंदन बलों द्वारा बंधे रहते हैं। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, पहला था कि वो किससे किससे फॉर्म होते हैं, तो या तो आर्गन और हीलियम को अगर कम टेम्परेचर पे करके बनाएंगे तब वो फॉर्म होंगे, या तो फिर कम टेम्परेचर पे हाइड्रोजन, क्लोरीन या फिर आयोडीन के साथ अगर मिला के बनाएंगे तब वो फॉर्म होते हैं। दूसरा क्या है, इसमें कौन कौन से बल कार्य करते हैं, वीक डिस्पर्शन फोर्स यानी कि दुर्बल परिक्षेपण बलों पे, या तो फिर लंदन बलों के बेसिस पे इसकी बॉन्डिंग होती है, द्वारा बंधे रहते हैं। ठीक है, जो बॉन्ड होगा वो किससे होगा, दो फोर्स से होगा, लंदन बलों द्वारा होगा या तो फिर दुर्बल परिक्षेपण बलों द्वारा होगा इसमें। ठीक है, नेक्स्ट है अध्रुवीय ठोस के गलनांक। ठीक है, जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है अध्रुवीय ठोस के गलनांक का निम्न होते हैं। ठीक है, निम्न मतलब नीचे की ओर एरो है तो मतलब कि लेस है, ठीक है, ऊपर की तरफ है मतलब है कि ज्यादा है, सिंपल। तो मेल्टिंग पॉइंट जो इनके होते हैं वो कम होते हैं, तथा ये सामान्यतः क्या होते हैं, कमरे के ताप और दाब पर द्रव अथवा गैसीय अवस्था में रहते हैं। ठीक है, तो यानी कि जो इस टाइप के रहेंगे, जिसमें कि अध्रुवीय ठोस की हम बात कर रहे हैं, अध्रुवीय परमाणुओं ठोस की बात कर रहे हैं, तो उसमें क्या हो रहा है कि इनको ज्यादा टेम्परेचर की जरूरत नहीं है कि इनको पिघलाना रहेगा या बहुत ज्यादा इसमें मेहनत करनी पड़े, वो वाला किस्सा इसमें है ही नहीं। अगर आप रूम टेम्परेचर पे भी इसको रखे रहोगे तो ये क्या रहेगा, ये ऑलरेडी लिक्विड फॉर्म में रहेगा। ठीक है, इसके लिए आपको टेंशन लेने की ज्यादा जरूरत नहीं कि हाँ इसको गर्म करना पड़ेगा या कुछ करना पड़ेगा। तो ऐसे जो सॉलिड्स होते हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, काफी कमजोर भी होते हैं, तो इनको ज्यादा टेम्परेचर की जरूरत होती ही नहीं है। ठीक है, तो इनको नॉर्मल टेम्परेचर पे भी आप इसको लिक्विड फॉर्म में पा सकते हो, सो कोई इशू नहीं है। लिक्विड या तो गैसीय अवस्था में भी पा सकते हो, कोई इशू नहीं है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। अब आते हैं दूसरे की बात करते हैं कि ध्रुवीय आणविक ठोस जो होते हैं उसमें क्या रहता है, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। ठीक है, वैसे क्रिस्टलीय ठोस जिनके अणु अपेक्षाकृत प्रबल डाइपोल इंटरैक्शंस यानी कि द्विध्रुव अन्योन क्रियाओं, ठीक है, द्वारा एक दूसरे से बंधे होते हैं। किसके द्वारा, एक तो स्ट्रॉन्ग की बात कर रहा है, वीक नहीं है। पिछले वाले में क्या था, एक वीक फोर्स था जिसके द्वारा वो बंधे रहते थे, इसीलिए उसमें तापमान की ज्यादा जरूरत होती ही नहीं थी, रूम टेम्परेचर पे ही आपको लिक्विड फॉर्म में मिल जाते थे। मगर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग डाइपोल इंटरैक्शंस, ठीक है, स्ट्रॉन्ग डाइपोल इंटरैक्शंस जिसको कि क्या बोलते हैं, द्विध्रुव अन्योन्य क्रियाएं बोलते हैं, इसके द्वारा इनमें क्या होता है, बॉन्ड बनता है। ठीक है, ध्रुवीय आणविक ठोस यानी कि पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स कहलाते हैं। तो
यहाँ पे बेस क्या है, कौन सा बॉन्ड यूज हो रहा है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछले बारे में क्या था कि हम लोगों को ये पता था कि वो किन किन चीजों से अगर बनेगा तो वो नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड कहलाएगा। यहाँ पे क्या है कि किस बॉन्ड से जुड़ा होगा तो वो पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड कहलाएगा। कौन सा होना चाहिए, जिनके अणु अपेक्षाकृत स्ट्रॉन्ग डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन से के द्वारा एक दूसरे से बंधे हों, उन्हें क्या कहा जाएगा, उन्हें ही कहा जाएगा क्या, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स या ध्रुवीय आणविक ठोस। जैसे कि इस एग्जांपल क्या है, HCl हो गया, सल्फेट हो गया, NH3 हो गया, अमोनिया यानी आदि पदार्थ के अणु ध्रुवीय सहसंयोजक बंधों से बने होते हैं। ठीक है, ध्रुवीय सहसंयोजक बंधों से बने होते हैं, अतः ये ध्रुवीय आणविक ठोस कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, जो ये पोलर कोवेलेंट बॉन्ड यहां पे लग रहा है, क्या लग रहा है, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड लग रहा है, ये है ध्रुवीय सहसंयोजक बंध। ठीक है, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड लग रहा है, इसी वजह से इसमें क्या है, ये ध्रुवीय आणविक ठोस कहलाते हैं। जैसे इसमें एग्जांपल ऑलरेडी दिया गया है, HCl हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया आपका, सल्फेट हो गया आपका, और NH3 यानी कि अमोनिया हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है ध्रुवीय आणविक ठोस के मेल्टिंग पॉइंट। अगर हम इसकी मेल्टिंग पॉइंट यानी कि गलनांक की बात करते हैं तो अध्रुवीय आणविक ठोस से अधिक होते हैं। एज यूजुअल सी बात है, उसमें हम एक वीक बॉन्ड यूज कर रहे थे, लंदन फोर्सेस उसमें यूज हो रही थी बॉन्ड बनाने के लिए, विच आर वेरी वीक, इसीलिए वो आपको रूम टेम्परेचर पे पानी या फिर गैसीय अवस्था में मिल रहे थे। मगर यहाँ पे क्या हो रहा है, उसकी अपेक्षाकृत स्ट्रॉन्ग डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस हो रहे हैं, द्विध्रुव द्विध्रुव अन्योन्य क्रियाएं हो रही हैं, जिसके के कारण इसमें क्या हो रहा है, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। और उसके एग्जांपल क्या क्या दिए गए हैं, HCl हो गया, SO2 हो गया और NH3 हो गया। इसी वजह से जो इनका मेल्टिंग पॉइंट है वो अध्रुवीय अणु आणविक ठोस से अधिक होते हैं। ठीक है, फिर भी इनमें से अधिकतर कमरे के ताप और दाब पर गैस अथवा द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। भले ही इनमें से जितने भी जिन ठोस की हम बात कर रहे हैं उनका गलनांक यानी कि मेल्टिंग पॉइंट अध्रुवीय यानी कि नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड से ज्यादा होता है, मगर फिर भी मोस्टली जो इस टाइप के सॉलिड पाए जाते हैं वो रूम टेम्परेचर और प्रेशर पे लिक्विड या तो गैसेस फॉर्म में ही पाए जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट चल लेते हैं, क्या कह रहा है कि हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस यानी कि हाइड्रोजन बॉन्डेड जो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स रहते हैं वो कौन से होते हैं, ऐसे क्रिस्टलीय ठोस जिनके अणुओं में हाइड्रोजन और FO अथवा N परमाणुओं के मध्य ध्रुवीय सहसंयोजक बंध होते हैं। क्या चीज, यानी कि यहाँ पे भी लग तो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड ही रहा है। ठीक है, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड ही लग रहा है, मगर हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ठीक है, इन सबको मिलाकर जो बन रहा है परमाणुओं में जो ध्रुवीय सहसंयोजक बंध हो रहे हैं उनसे हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस कहलाते हैं। मतलब ये है कि जब भी जिस भी ठोस में हाइड्रोजन की एक इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा, बेसिकली हाइड्रोजन, नाइट्रोजन या ऑक्सीजन, उसके बेसिस से पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा हो तो उसे हम क्या कहेंगे, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स कहेंगे। अणुओं को प्रबल हाइड्रोजन आबंधन बंधित करते हैं। ठीक है, एज यूजुअल इसमें हाइड्रोजन बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि H2O। ठीक है, H2O क्या हो गया हमारा, इसमें बर्फ बताया गया, बट एक्चुअली में आपका वाटर भी हो सकता है, चाहे आप आइस का ले लो चाहे आप वाटर का ले लो, रहना तो H2O ही है। अब H2O जो है ऐसे सॉलिड में, इसमें बर्फ क्यों बोला गया, बिकॉज बर्फ इज अ सॉलिड, आइस इज अ सॉलिड। ठीक है, तो उसमें जब आप रूम टेम्परेचर पे जैसे ही रख रहे हो तो क्या हो रहा है, वो पिघलने लगती है, अपने आप ही वो लिक्विड स्टेट में हो जाती है, राइट। और उसको ज्यादा तापमान की जरूरत पड़ती भी नहीं है, एंड इट कैन चेंज इनटू गैसेस फॉर्म। या तो फिर अगर आप ऐसे भी एक फ्रिज में से अगर आप तुरंत के तुरंत एक आइस निकाल के रखते हो तो उसमें से गैसेस आप देख सकते हो, उसके आसपास जो फ्रीजिंग गैस होती है ना वो आप महसूस कर सकते हो, देख सकते हो। वो क्यों होता है, बिकॉज दैट इज अ पार्ट ऑफ गैसेस स्टेट। ठीक है, तो वो आपको लिक्विड
और रूम टेम्परेचर और रूम प्रेशर पे ही, तो उस पे ही आपको लिक्विड और गैसेस फॉर्म में मिल सकता है। फिर है हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस विद्युत के अचालक होते हैं। ठीक है, चालक नहीं बल्कि अचालक होते हैं। बहुत ही बेकार चीज है, इसको बिल्कुल भी विद्युत के पास नहीं ले जाना है। सामान्यतः यह कमरे के ताप और दाब पर वाष्पशील द्रव अथवा मुलायम ठोस होते हैं। ठीक है, अगर रूम टेम्परेचर या फिर रूम प्रेशर की बात किया जाए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात की जाए, तो ये क्या होते हैं, वाष्पशील द्रव। ठीक है, या तो फिर मुलायम ठोस होते हैं। ठीक, ओके आज के लिए इतना ही। आज की डेट में अगर हम लोग देखते हैं तो जो क्रिस्टलीय जितने भी सॉलिड्स थे, क्रिस्टल सॉलिड्स को हमने 4 हिस्सों में डिवाइड किया था, और उसका हमने फर्स्ट जो पॉइंट है वो हमने खत्म कर लिया है। फर्स्ट की जिसके की 3 पार्ट्स हमने समझे हैं, तो वो चीजें हमने कंप्लीट कर ली हैं। नेक्स्ट वाली क्लास में क्या होगा, हम लोग जो क्रिस्टलीय ठोस हैं उसका जो सेकंड पार्ट पढ़ा था उसके हम डिटेल्स में पढ़ेंगे, उसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है उसके बारे में भी जानकारी लेंगे। जितनी भी चीजें मैं बता रही हूँ उनको पॉइंट्स वाइज नोट करते जाइएगा, बिकॉज इससे ना आपको क्वेश्चंस आंसर करने में ईजी हो जाता है। ओके, इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो, आई वुड लव टू आंसर देम in the next class. Okay, so thank you so much for your time and patience. Have a nice day to all of you. Bye bye, see ya, sayonara.